नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी न किसी एक मुद्दे की और आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा मुद्दा है उनके पास और हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जो एक समस्या है, मैं ये कहूँगा कि आज का जो यूथ है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो आज की जो कॉम्पिटेंट वर्ल्ड है उसके साथ कई बार compete करता हुआ नज़र नहीं आता। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनके स्वास्थ्य को लेकर के अगर बातचीत की जाए, उनकी सर्वाइवल को लेकर के अगर बातचीत की जाए, तो जहाँ कहीं उनका जो जीवन जो है कहीं कसा हुआ है। कई बार ऐसा देखता हूँ कि सिर्फ नौकरी के लिए युवा जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, शायद उनकी ट्रेनिंग भी कुछ उस तरह की हुई है। तो मैं एक ओवरऑल जो एक बड़ा एक मास है उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। तो आपको युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या लगती है? देखिए, युवाओं पे ही मेरा मेन फोकस है इस समय। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, वो युवाओं के लिए दी है। क्योंकि मैंने देखा कि आजकल का जो नया युवा है ना, वो पदभ्रमित है। उसको वो भ्रम में है, उसे पता नहीं जीवन का रास्ता क्या है, सच्चाई क्या है, ये जीवन का मूल्य क्या है, ये जीवन को हम किस तरह सार्थक कर सकते, कोई पता नहीं उसको। उसका रीजन है कि एक तो उसके माता पिता को भी पता नहीं है, तो वो बेचारे क्या बताएंगे। दूसरी चीज, अगर बाई दी वे तो उन पर टाइम नहीं है, वो उनको गाइड नहीं कर सकते। जबकि कहा गया है कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। तो बच्चा जो परिवार से सीखता है, कुएं की आवाज होता है वो, बच्चे को कुएं की आवाज बोला गया है कि कुएं से आके सामने आप बोलो राम राम राम, कुआं बोलेगा राम 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 राम। आप कुछ और बोलो, काला काला काला, तो वो काला 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 बोल देगा। तो इस तरह से बच्चा कुएं की आवाज कहलाता है। तो उसको प्रॉपर ऑर्डिनेशन देना उसके माता पिता का कर्तव्य है। तो कहीं मैं देखता हूं कि उसके माता पिता से भी चूक हो रही है। वो अपने बच्चों को सही राह नहीं बता पा रहे, सही ऑर्डिनेशन नहीं दे पा रहे हैं। वो कुछ इस तरह से जैसे उन्होंने जीवन अपना गुजारा है, कुछ उस तरह से उसको ट्रीट करना चाहते हैं। और फिर बच्चे का एक सबसे बड़ी और दिक्कत मैं देख रहा हूँ कि उसकी बच्चे की जो अपनी रुचि है उसको न देखते हुए, उसको साइड में करते हुए वो अपने विचार उसके ऊपर थोपते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता। वो कुछ चाहता है, माता पिता कुछ चाहते हैं, वो जबरदस्ती अपनी इच्छा उस पर थोपते हैं। तो क्या होता है, बच्चे की जो उसकी रुचि है, अगर वो अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा तो उसमें बहुत ऊपर जाएगा, फ्लोरिश करेगा। और जबरदस्ती उसे कोई काम लादा जाएगा, करवाया जाएगा, तो वो क्या क्या कर पाएगा। वही स्थिति बन रही है। तो अपनी भी कभी भी अपनी इच्छा, ठीक है, आपकी कुछ, मैं बताता हूँ मेरे जीवन में हुआ। मेरा बड़ा बेटा गौरव जो आज ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं पहले ये चाहता था जब उसने ग्रेजुएशन किया उसे कि वो एनडीए, एक बेटा में डिफेंस में आना चाहिए मेरा, एक देश की जो रक्षा के लिए। एक जब 3 बेटे हैं तो एक में देश की रक्षा के लिए देना चाहता था। तो मैंने उसको सोचा, मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैंने एनडीए में उसका फॉर्म वगैरह भरवाया, सब कुछ हुआ खड़क वासला से, क्लियर भी कर लिया सब, लेकिन उसका मन नहीं था। मुझे तो उसने बताया नहीं, मुझसे शर्माता था, शर्मीला था बहुत ज़्यादा। अपनी मदर से कहा कि मम्मी मैं डिफेंस में नहीं जाना चाहता, जंगलों में कौन भटकता रहे, मेरी इच्छा के खिलाफ है, मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ, पापा से कह के विदेश भिजवा दो मुझे। तो ये जब उसने कहा, तो अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं होता तो शायद हो सकता है कि मैं भी उस पर वही थोपता। मैंने नहीं किया, मेरे जीवन का उसूल ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त हो जाते हैं। तो दोस्त के ऊपर कोई चीज लादी नहीं जाती, उससे विचार विमर्श किया जाता है, उसके विचार और अपने विचार का सामंजस्य बैठाया जाता है। तो वही चीज मैंने की। मैंने कहा, मैंने ठीक है, अगर विदेश जाना चाहता कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसका उसमें सेव करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ऐसे सब सरकमस्टांस ईश्वर ने बना दिए कि वो मुझे चला गया। वहाँ 2 साल पढ़ के जॉब किया और आज बहुत टॉप का बिजनेस कर रहा है। 7-8 पेट्रोल पंप उसके सिडनी में है अकेले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उस पर अपनी चीज लाद देता तो वो कभी इतना फ्लोरिश नहीं हो सकता था। ये एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। बीच वाला बेटे को मैं सीए बनाना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अपने जीवन की बात बता रहा हूँ आज आपको, शायद किसी को पता नहीं है ये। आज ये रहस्य उद्घाटन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसको मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं इनकम टैक्स एडवोकेट था। तो मैं ये चाहता था कि एक हम लोग कंबाइंड ऑफिस बनाए, क्योंकि मैं अपने केसेस को दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देता था ऑडिट वगैरह के लिए। तो मैंने कहा मेरा बेटा ही अगर मेरे साथ सीए बन के बैठेगा तो ये एक कंबाइंड ऑफिस बनाएंगे, एक इनकम टैक्स एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन भी था। लेकिन जब बड़ा बेटा चला गया था तो उसका मन भी बाहर जाने के लिए करने लगा। ओके। अल्टीमेटली बड़े बेटे ने कहा कि कहाँ तू सीए के चक्कर में पड़ रहा है, सीए करने में 7-8 साल लग जाएंगे, 7-8 साल में तू यहाँ से कहीं पहुंच जाएगा, तू यहाँ आ जा। तो उसने उसको वहाँ खींच लिया। तो उसने कहा मम्मी से कि मम्मी मैं तो सीए भी नहीं, मैं ही बाहर जाना चाहता हूँ भैया के पास। तो मैंने कहा ठीक है जाओ बेटा। इतना खुश हुआ वो कि मेरे पैर छूने लगा, मुझसे लिपट गया कि पापा कमाल कर दिया आपने। आपके तो मन में जैसे कब से था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, मन से बचपन से आपने सपना देख रखा था और आप इतनी जल्दी मान गए। मैंने कहा मान नहीं गया बेटा, मैंने देखा कि तुम्हारी रुचि किसमें है। मैं जबरदस्ती तुम पे कोई अपने विचार लादना नहीं चाहता। तो आज ये रीजन है इसका बताता हूँ कि बच्चे मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि उन्होंने, उनके पिताजी ने उनकी भावनाओं की कदर की, उनके ऊपर अपने विचार नहीं थोपे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको भी तो उस तरह का बनना पड़ेगा कि कोई आप फूल भी तो कम से कम ऐसा महकदार बने कि उसकी खुशबू फैले। अब फूल ही जैसे गुलाब का फूल होता है विलायती, उसमें कोई खुशबू नहीं आती, तो उसको तो उसकी खुशबू कहाँ फैलेगी। देसी गुलाब है, महकता है पूरा, उपवन महका देता है। तो खुद भी तो ऐसा आदमी को बनना पड़ेगा कि उसकी खुशबू महके। तो वही मैं कहता हूँ, किरदार हमेशा कहता हूँ कि आपके किरदार से आपकी खुशबू आनी चाहिए। और किरदार बनता है तब जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले भी एक एपिसोड में आपको बताया था, बांस के पेड़ से तुलना की थी, वो बहुत जरूरी है। जहां आप रिजिड हो गए, रिजिड होते ही आपका वहीं सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। आप देखिए सरकमस्टांस से देखिए, बच्चों की देखिए ना, बच्चों के ऊपर क्यों विचार लाद रहे हो आपने? बच्चों के अपने भी तो विचार हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक चीज सॉरी कि द चिल्ड्रन आर नॉट योर प्रॉपर्टी, दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। ये बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और भी डॉक्टर साहब कि जैसे बच्चों का जो पालन पोषण होता है बचपन से लेकर के बाद तक, जब तक वो जवान होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, मैं कहूँगा उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज के दौर में मैं देखता हूँ कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके जो है हर कॉर्नर से बच्चा सिमटता जाता है, सिमटता जाता है, सिमटता जाता है। अब उसका जो स्पेस है वो आपने ख़त्म कर दिया। अब वो एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में तो व्यक्ति खड़ा ही हो सकता है, खड़ा रहेगा तो अनरेस्ट रहेगा, अनरेस्ट रहेगा तो ना वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और फिर आप बच्चे से अपेक्षा ये करते हैं कि वो जो है स्ट्रीट स्मार्ट हो जाए, बच्चा जो है दुनिया पर विजय फतेह कर ले, बच्चा जो है वो मतलब सारी चीज़ों में परफेक्ट हो, बच्चा जो है हमारा वो कमाल कर दे। तो ये नहीं हो पा रहा है। बच्चे उदास हैं, बच्चों के चेहरे से अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हर्ट हैं। बच्चे आज के समय में ऐसा लग रहा है कि आज के समय में कॉम्पिटेंट जो वर्ल्ड है उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है, या उसको फेस करने के लिए उनकी तैयारी नहीं है। उनके ऊपर एक बोझ है कि उनको बस नौकरी करनी है, किसी भी तरीके से नौकरी करनी है और अपना जीवन चलाना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्थिति पर? वही मैंने बताया, जैसे भी बताया था कि इसमें सारी गलती हम लोग की है। हम उनको उचित लाइन ऑफ एक्शन बता ही नहीं पाते। फास्ट फूड खाएंगे, खाओ, मोमोज खाएंगे, खाओ। हम कभी गाइड नहीं कर सकते कि भाई ये बेटे गलत है। आपने कहा कि उन्हें रोकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो माता पिता का कर्तव्य है। वो देखते हैं कि बच्चा अगर सही राह पे जा रहा है तो वो नहीं रोकते, लेकिन अगर गलत राह पे चल रहा है तो माता पिता का ही तो कर्तव्य उसे रोकेंगे। जिस तरह ईश्वर हमारा माता पिता है, और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमारी अंतरात्मा बन के उसकी आवाज़ आती है कि मत करो।
उसी तरह जिस तरह ईश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा अंतरात्मा के रूप में उससे बोलता है कि मत करो, गलत है, उसी तरह माता पिता हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए कि उसको उनके बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब किसी की इतनी आमदनी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा, एक तो हमारे देश में कुछ कमी है, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई, मेडिकल लाइन बहुत महंगी हो गई, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन और मेडिकल दोनों फ्री होने चाहिए, क्योंकि सबसे एसेंशियल चीज दो है ये। तीसरी चीज, हम देश में उनको वातावरण दे नहीं पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। बाहर के लोग क्यों ओलंपिक में इतने इतने गोल्ड मेडल जीतते हैं? अमेरिका सबसे यूएस टॉप करता है जब ओलंपिक होता है गोल्ड मेडल, क्या रीजन है? उसके बाद जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इंडिया का नाम नीचे होता है, जबकि पॉपुलेशन वाइज इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे है, सेकंड फ्रॉम चाइना। तो क्यों, जब यहाँ इतनी मैन पावर है तो उतनी मैन पावर क्यों नहीं फ्लोरिश कर पा रही? उसका रीजन कुछ तो हम लोगों की कमी, कुछ देश का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है कि नंबर 3 चीजें तो जो बच्चे के विकास में बाधा बनती हैं। नंबर 1 तो देखिए पॉल्यूशन, उससे बच्चे की जब हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाएगी, बच्चे को अस्थमा हो जाएगा, उसको ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, क्योंकि सांस तो अच्छी ले नहीं रहा उसको और कोई बीमारी हो जाएगी। तो जब बच्चे के अंदर ही वो स्वस्थ नहीं है तो उसका तो विकास प्रॉपर हो नहीं सकता। दूसरी चीज है मिलावट, हर चीज हम मिलावट की खा रहे हैं। बच्चे जो नई अभी पैदावार हैं उनको भी मिलावट का खिला रहे हैं। तो आप ये बताइए, हम चाहते हैं कि वो यूएस के जो वो है एथलीट, उनका मुकाबला कर जाए। वहां मिलती है प्रॉपर चीज, वहां 0% पॉल्यूशन है, वहां मिलावट 0 है। और तीसरी चीज है गंदगी। हमारे यहाँ कितनी गंदगी है बताइए आप? हमारे यहाँ हमने कहीं विदेशों में नहीं देखी। अभी 1.5 महीना में रह के आया यूरोप, मैंने कहीं ऑल आउट जलती भी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया में रहता ही हूँ, अभी 4 साल रह के आया हूँ, मैंने कहीं ऑल आउट नहीं जलती देखी। इंडिया में ऑल आउट जलती है, क्या रीजन है? मतलब आप मच्छरों को रोकने की व्यवस्था तो कर रहे हैं, वो पैदा ना हो ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सही बात। तो क्या है? गंदगी। कितनी गंदगी नालों में जमी पड़ी है आप बिलीव नहीं कर सकते। और लोग बाग इतने मूर्ख हैं कि नालों के ऊपर जो नाले बने हुए हैं पक्के पक्के अपने उन्होंने फर्श बना लिया, जिससे उसकी सफाई ना हो पाए। पहली बात तो सबसे पहले गवर्नमेंट को जो ड्रेनेज है उसको ठीक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहीं भी विदेश में ओपन ड्रेनेज नहीं है, कहीं भी ओपन नाली नहीं मिलेगी आपको, जाली मिलेंगी बस, ओपन नाली कहीं नहीं मिलेगी। उसकी वजह से कहीं भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज व्यवस्था क्या है कि रोजाना घर का कूड़ा वो आता है, ट्रक आता है, वहाँ डस्टबिन रखे रहते हैं, उस डस्टबिन में आपको इकट्ठा करना होता है, बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं। तो हर मंडे और थर्सडे को 2 दिन ट्रक आता है और वो पूरा आपका आप बाहर, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप घर के बाहर उन डस्टबिन को निकाल के रख दीजिए। वो डस्टबिन उठा के ले जाएगा और आपका खाली डस्टबिन रख जाएगा। तो गंदगी का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। अगर डस्टबिन नगर पालिका रख भी देती है तो कूड़ा उठाने को नहीं आता। मालूम चला कुछ दिन बाद, महीने और बाद वो डस्टबिन तो गायब हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कूड़े के ढेर लग जाते हैं और वो गंदगी फैली रहती है। इतनी गंदगी मैं देखता हूँ, आपको बता नहीं सकता। तो ये रीजन है हमारे प्रॉपर, आपने पूछा ना कि क्यों हमारी नई जनरेशन प्रॉपर नहीं कर पा रही, क्यों नहीं वो प्रॉपर एथलीट बन पा रही। उसके रीजन 3 तो ये बेसिकली हैं कि जिसके दोषी, अब देखो पॉल्यूशन के दोषी हम नहीं है। पॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा। आज कितना दिल्ली में हाईली पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। दूसरा मिलावट में भी, एक तो हमें भी अपनी आत्मा बेच के हम काम कर रहे हैं। भाई मिलावट कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी आत्मा मर चुकी कि हम खाने की चीज में मिलावट कर रहे हैं जो किसी के जीवन को ले सकती है। आप देखो कितनी बड़ा पाप है ये, तो आदमी पाप करने डर नहीं रहा। तो इसमें हमारी भी गलती है, हमें भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मिलावट है वो ये तो मिलावट हो गई। चौथी चीज जो तीसरी चीज जो वो है ड्रेनेज, गंदगी के लिए भी एक तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम अपना वो पॉलिथीन में बांधा कूड़ा और डाल दिया। लेकिन अब सवाल हमारे सामने ये आता है, मैं जिन दिन इंडिया रहता हूँ,
मैं ये सोचता हूँ कि मैं कूड़ा कहाँ डालूं, कहीं डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन है भी तो उसे उठाना नहीं आता। तो ये समस्या है, इस समस्याओं का निदान बहुत आवश्यक है। अब मैंने मोदी जी को लेटर लिखा था अपने खून से, उसमें तीनों समस्याएं मैंने लिखी हैं बिल्कुल कि इन समस्याओं का निदान बहुत आवश्यक है अपनी नई पीढ़ी को उठाने के लिए। और चौथी जो बात है, तीन तो ये हो गई, चौथी बात जो है मेन, वो जो बुक ऑफ लाइफ कहती है, या जो मेरे एपिसोड पड़े हुए हैं, 100 एपिसोड करीब पड़े हुए हैं डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब में मेरे मान्य मेरे प्रिय दर्शक देख सकते हैं। यूट्यूब में वो उस पर सर्च में जाके बुक ऑफ लाइफ डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, तो सारे एपिसोड आपके सामने आ जाएंगे। वो सुनिए, बच्चों को सुनाइए, परिवार को सुनाइए, धीरे 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 व्यवस्था बदलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी नींव है बच्चे की, वो है उसके विचार। अगर विचार उसके अच्छे होंगे तो उसकी नींव स्ट्रांग होगी। बिल्कुल। अगर विचार ही उसके खराब हो गए, तो मेरा काम यह है कि मैं लोगों की सोच बदलने का, लोगों के विचार बदलने का, अच्छे विचार देने का, बस यही काम मैं कर रहा हूँ। ये मेरा एक मुहिम। बिल्कुल। और आपकी जो पुस्तक है ये बुक ऑफ लाइफ जो है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपने रूल भी जो दिए हुए हैं, 12 रूल दिए हुए हैं, और जो 100 आपने जो इसके अंदर विचार दिए हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से अगर युवा इसको पढ़ते हैं तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि बड़े लोग भी इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी सोच जो है उसको बदल पाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है भैया कि पढ़ने के साथ साथ आत्मसात करना जरूरी। जी, आत्मसात। मतलब खाली पढ़ने से बुक ऑफ लाइफ इज नॉट ए नॉवेल। बिल्कुल। मैं भी कहता हूँ रामायण इज नॉट ए नॉवेल। उसको पढ़ के डाल दिए, कोई यूज नहीं है उसकी। आप जो रामायण की वो क्या होती हैं जो गाते रहते, क्या बोलते हैं उनको, उनकी रामायण की पंक्तियां जो है, वो जो उनको कुछ सूक्ति है, क्या बोलते हैं, कि वो गाते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जो उनका चरित्र है उसको आत्मसात करें, उनके दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करें, तभी कुछ फायदा मिलने वाला है, भाई कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव कि आपने युवाओं के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी दी, और कारण आपने बताया कि किस तरीके से क्या कारण है, और आपने ये भी बताया कि जो माता पिता हैं उनसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और बच्चे जो हैं अगर माता पिता ध्यान दें बच्चों के ऊपर, उनको जीवन स्वयं भी जिएं और उनको जीवन जीने दें, तो वो ज़रूर इस प्रतिस्पर्धा वाले युग के अंदर निश्चित रूप से निखर करके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने जटिल विषय पर आपने अपने मन की बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जो हमें बता रहे थे कि आज यूथ की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा जो है उसकी समस्या क्या है। उन्होंने कई सारे कारण भी बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि माता पिता जो है उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, जब वो परवरिश कर रहे हैं बच्चों को, तो स्वयं भी जीवन जिए और बच्चों को भी जीवन जीने दें, और उनके लिए ऐसा माहौल बनाएं कि वो जीवन में आगे बढ़ सकें, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा को थोपे नहीं। मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार पेरेंट्स हैं और आप जिम्मेदारी से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को सुनेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में मैं फिर कुछ और मुद्दों के साथ डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से चर्चा करूंगा। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।